सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजय बाजिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपने 5 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। पहले लेसन के ही अगली कड़ी में वीडियो नंबर 6 आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने बात कर ली थी गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बाद में भारतीय इतिहास में आता है वर्धन वंश। देखो, वर्धन वंश के बारे में अपनी पुस्तक में ज्यादा चर्चा नहीं है। वर्धन वंश का जो सबसे महान शासक था वो था हर्षवर्धन। वर्धन वंश में हालांकि खैर वर्धन वंश का इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन हम बात करेंगे केवल अपनी पुस्तक एनसीईआरटी की कक्षा 10 के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर्षवर्धन की कई 3 रचनाओं के नाम लिखो। तो हर्षवर्धन ने जो किताबें लिखी थी 3, उनका नाम तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो थी इनकी पुस्तकें नागानंद, एक पुस्तक का नाम है रत्नावली, एक पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से संबंधित था। तो सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी थी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब हर्षवर्धन मतलब वर्धन वंश के बाद में भारत का इतिहास जो होता है ना, उसमें एक साथ 3 वंशों का उदय होता है अलग अलग दिशाओं में। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश और तीसरा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखो, तीनों के बारे में अपन एक साथ चर्चा करते हैं। जैसे 3 वंश अपने को एक साथ पढ़ने हैं। एक तो पाल वंश, उसके बाद में अपनी पुस्तक में दे रखा है राष्ट्रकूट वंश, और उसके बाद में दे रखा है गुर्जर प्रतिहार वंश। अपन इन तीनों वंशों की चर्चा इस तरीके से करेंगे। अगर तीनों वंशों के बारे में किसी भी वंश का प्रश्न अपने 4 नंबर का एक प्रश्न बनता है, क्योंकि शुरुआत में भी अपन ने चर्चा की थी कि ये जो अपना पहला लेसन है, इसमें या तो बनेगा एक क्वेश्चन तो बनेगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का। कुल मिला के पहला लेसन आएगा अपने कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो इन तीनों वंशों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहां पढ़ेंगे अपन पाल वंश के बारे में, यहां होगा राष्ट्रकूट वंश और यहां होगा गुर्जर प्रतिहार वंश। अब तीनों वंशों के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। सबसे पहला वंश है पाल वंश। तो पाल वंश के बारे में आप सबसे पहली बात तो ये बताओगे कि पाल वंश जो था वो भारत के कौन से राज्य में या कौन से क्षेत्र में स्थापित हुआ था? बंगाल में। तो पाल वंश का शासन कहां पे था? बंगाल में। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पाल वंश का जो साम्राज्य था वो बंगाल में फैला हुआ था। दूसरा, इस पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में, उनका क्या नाम था? गोपाल। तीसरा इसमें ध्यान रखना है, पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम था धर्मपाल। और लास्ट बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे, पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मतलब किस धर्म में विश्वास रखते थे? बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक नंबर के बीच में से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और पाल वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में था? बंगाल में।
दूसरा अपन बात करें राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो राष्ट्रकूट वंश का जो साम्राज्य था वो माना जाता है दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत में भी मुख्य रूप से ये साम्राज्य था कहां पे, महाराष्ट्र में, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी नासिक में, और नासिक कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य कहां था, दक्षिणी भारत में, मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तृत था। देखो लगभग इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपन राष्ट्रकूट वंश की चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु तो वही कि साम्राज्य कहां विस्तृत था, दक्षिणी भारत में। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे अपन संस्थापक की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। क्या नाम था, दंती दुर्ग। फिर अपन बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक था दुर्वे फर्स्ट। और फिर लास्ट चर्चा कि किस धर्म के अनुयायी थे, तो राष्ट्रकूट वंश था वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूट वंश के जो भी शासक रहे थे वो किस धर्म में विश्वास रखते थे, वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कौन से वंश से, राष्ट्रकूट वंश से। उसके बाद में बात करेंगे अपन कौन से वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपन प्रयास करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करने की। तो पहली बात तो अपन की इनके साम्राज्य का, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य था वो कौन से क्षेत्रों में था, तो ये साम्राज्य था कहां पे, गुजरात में। दूसरी अपन बात करेंगे किसकी, संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है नागवट फर्तम को। कौन थे इसके संस्थापक है, नागवट फर्तम। तीसरी अपन चर्चा करेंगे किसको लेकर है, प्रतापी शासक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी जो शासक था वो माना जाता है भोज फर्तम को, और भोज फर्तम को ही कहा जाता है मिहिर भोज। कंप्लीट लिखना आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक भोज फर्तम था, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। अब देखो लास्ट अपन बात कर रहे थे कि भाई कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का कोई स्पेशल कोई एक धर्म नहीं था, अलग राजा महाराजा अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते थे। तो ये बिंदु अपने को यहाँ लिखना है नहीं। एक चौथा पॉइंट आप इसमें लिख देना, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसका नाम था वत्सराज। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो ये चर्चा हो गई अपनी कौन सी, कि भाई पहले अपन ने गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी। गुप्त वंश के बाद में भारतीय इतिहास में वर्धन वंश आया। वर्धन वंश जिसका प्रमुख शासक हर्षवर्धन की रचनाओं को लेकर अपने चर्चा की थी, और हर्षवर्धन मतलब वर्धन वंश की समाप्ति के बाद भारत में एक साथ 8वीं शताब्दी की घटना है। 8वीं शताब्दी में एक साथ भारत में 3 वंशों का उदय हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो तीनों वंशों के बारे में लगभग अपने 4-4 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है उसकी अपनी चर्चा कंप्लीट। हालांकि अगर इस समय का अपन इतिहास देखते हैं तो इन तीनों रियासतों के बीच एक संघर्ष भी हुआ था जिसे कहते हैं त्रिध्रुवीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष, त्रिध्रुवीय संघर्ष। लेकिन अपने को अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके बारे में चर्चा नहीं करनी। तो अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन तीनों वंशों के बाद अपने जो आता है वो है चोल। अगर देखो चोल वंश जो प्रसिद्ध रहा था वो अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध रहा था। जैसे कोई काल तो होता है इतिहास में जो युद्ध के लिए प्रसिद्ध रहते हैं,
कई अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, इतिहास के कई काल होते हैं वो अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। जो चोल वंश था वो प्रसिद्ध रहा था अपने प्रशासन के लिए। तो हम चोल साम्राज्य में किसका उल्लेख करेंगे? केवल प्रशासन का। तो चोल साम्राज्य लगभग भारत में इस जगह विस्तृत था। दक्षिणी भारत में कौन सा साम्राज्य? चोल साम्राज्य। अब इसमें से अगर कोई अपने क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, वही क्वेश्चन बनता है चोल प्रशासन का उल्लेख करो। तो चोल प्रशासन के बारे में अपने को यहाँ अध्ययन करना है। इसमें पहले बात तो आप ध्यान रखोगे, जो संपूर्ण चोल साम्राज्य था, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को ये कहते थे क्या? मंडलम। समझ गए बात? पहला बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है? संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांतों को ये मंडलम कहते थे। दूसरी बात, ये जो मंडलम थे, मंडलम बटे हुए थे किसमें? कोट्टम में। और कोट्टम में कई होते थे नाडु व कई होते थे ग्राम। दूसरा बिंदु आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मुश्किल है समझना लेकिन थोड़ा ध्यान देना इसमें। जैसे ये अपना वर्तमान में भारत है, क्यों? ये भारत देश हो गया। देश कौन सा हो गया? भारत। ये भारत देश कई प्रांतों में बटा हुआ है, प्रांतों को अपन वर्तमान में बोलते हैं राज्य। जैसे भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है वर्तमान में। कुछ समय पहले तक 29 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर किसमें डाल दिया? केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत बटा हुआ है कई प्रांतों में। अब प्रांत बटे हुए होते हैं कई जिलों में। समझ गए बात? जैसे राजस्थान एक प्रांत है, राजस्थान प्रांत में 33 जिले हैं। फिर इन जिलों के अंतर्गत शहर भी आते हैं और ग्राम भी आते हैं। समझ गए बात? जिलों में अब जैसे सीकर जिला है, सीकर जिले में रिंग शहर है, पलसाना शहर है, राणौली शहर है, कई शहर हैं और कई छोटे छोटे गांव हैं। उसी प्रकार से अपन बात कर रहे थे कौन से वंश की? चोल वंश की। तो चोल वंश में प्रशासन कैसे था? ये जो चोल साम्राज्य था वो कुल मिला के 6 प्रांतों में बटा हुआ था और उन प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम। तो कुल मिलाकर कितने मंडलम थे? 6 मंडलम थे। समझ रहे हो बात? फिर प्रांत जिलों में बटे हुए होते हैं वर्तमान में, ऐसे ये मंडलम बटे हुए थे किसमें? कोट्टम में। तो कोट्टम की तुलना कर सकते हैं अपन किससे? जिले से कोट्टम की तुलना कर सकते हैं। अब जिलों के अंदर कई शहर और ग्राम होते हैं, वैसे ही कोट्टम के अंतर्गत होते थे नाडु और ग्राम। समझ गए बात? अपने 2 पॉइंटों में केवल यही चर्चा की है जो मैंने आपको यहां बताया है। संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिसे मंडलम कहते थे। पहला पॉइंट तो लिखोगे, संपूर्ण चोल प्रशासन 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिसे मंडलम कहते थे। मंडलम किस में बटा हुआ था? कोट्टम में बटा हुआ था और कोट्टम के अंतर्गत कई नाडु और कई ग्राम होते थे। मंडलम कोट्टम में बटा हुआ था, कोट्टम में कई नाडु और ग्राम होते थे। 2 बिंदु हो चुके हैं अपने चोल प्रशासन के बारे में। तीसरा पॉइंट अपने को लिखना है इसमें, ग्राम के प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। देखो उस समय भी निर्वाचन की व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में जो अपने ग्राम के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच, वार्ड पंच, ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो उस समय भी ग्राम के प्रतिनिधि कैसे हुआ करते थे? निर्वाचित हुआ करते थे। इसके बाद में उस समय क्या होता था? भूमि से जो भी उपज होती थी, भूमि से होने वाली उपज, मतलब या फिर अपन कह सकते हैं पैदावार, उपज या पैदावार का 1/6 भाग
किसके रूप में लिया जाता था? लगान के रूप में लिया जाता था। तो भूमि से होने वाली पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। 4 बिंदु। 5वां बिंदु आपको ध्यान रखना है, उस समय जो सोने का सिक्का चलता था, उस सोने के सिक्के को कहा जाता था क्या? कासू। ये 5वां बिंदु आपको ध्यान रखना है। चोल प्रशासन में जो सोने का सिक्का चलता था, उस सोने के सिक्के को क्या कहते थे? कासू कहते थे। और एक सोने का सिक्का मतलब एक कासू कितने औंस का होता था? 16 औंस का होता था। औंस क्या होता है? एक वजन मापने की एक इकाई होती है। जैसे अपन बात करें, लगभग 35 औंस में 1 किलोग्राम होता है। 35 औंस में कितना किलोग्राम होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो 16 औंस मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम। तो जो एक कासू होता था, एक सोने का सिक्का होता था, वो 16 औंस का होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक सोने का सिक्का आधा किलो से थोड़ा सा कम होता था। समझ गए बात? तो चोल प्रशासन में या चोल साम्राज्य में जो सोने का सिक्का चलता था उसे कासू कहते थे। एक कासू 16 औंस का होता था। ये अपना कौन सा प्रशासन हो गया? चोल प्रशासन। एक बार दोबारा देखना आपको क्या लिखना है चोल प्रशासन में। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम। प्रत्येक मंडलम कोट्टम में बटा हुआ था तथा कोट्टम में नाडु व ग्राम होते थे। तीसरा बिंदु, ग्राम के प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। चौथा बिंदु, भूमि से होने वाली पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। लास्ट बिंदु, चोल वंश में जो सोने का सिक्का चलता था उसे कासू कहते थे। एक कासू 16 औंस के बराबर होता था। तो ये कौन सा प्रशासन हो गया अपना? चोल प्रशासन। अब चोल प्रशासन के बाद में अपन एक वंश की ओर चर्चा करेंगे। उस वंश का नाम है पल्लव वंश। देखो पल्लव वंश का उदय कहां हुआ था? लगभग चोल वंश के पास ही। तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र तो आता था चोल साम्राज्य के अंतर्गत और कुछ क्षेत्र आता था किसके अंतर्गत? पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत। तो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कह सकते हैं, पर किस किस को? चोल वंश को और अगला पल्लव वंश को। तो पल्लव वंश की अपन चर्चा करें तो पल्लव जो शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, अभिलेख के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। पत्थर पे या किसी दीवार पे या किसी स्तंभ पे राजा महाराजा जो लेख लिखवाते थे उन्हें क्या कहते थे? शिलालेख या अभिलेख। तो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पहला पल्लव वंश का जो शासक था वो कौन था? कांची का विष्णुगुप्त। पल्लव वंश का पहला शासक कौन था? कांची का विष्णुगुप्त। इसके अलावा कुछ पल्लव वंश के राजाओं के भी नाम जो अपनी किताब में दे रखे हैं वो नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे महेंद्र वर्मा फर्तम, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। अब इसका एक अगला लिख देंगे अपन, महेंद्र वर्मा द्वितीय। दो तो ये राजा हो गए। अगला राजा एक था नरसिंह वर्मा फर्तम। अगला राजा हो जाएगा नरसिंह वर्मा द्वितीय। एक राजा था नंदी वर्मा फर्तम। अगला राजा हो जाएगा नंदी वर्मा द्वितीय। देखो अपनी किताबों में लिखा हुआ है वर्मा, क्यों? इतिहास की अधिकांश किताबों में यहाँ वर्मा ने लिख के लिखा हुआ होता है वर्मन। एक ही बात है जो अपन लिखना चाहे, महेंद्र वर्मन फर्तम भी कह सकते हैं, महेंद्र वर्मन द्वितीय भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके पल्लव वंश के कुछ शासकों या राजाओं के नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं। पहला बिंदु में तो पहले पॉइंट में तो लिखोगे आप कि पल्लव वंश का पहला शासक कौन था? कांची का विष्णुगुप्त।
दूसरे बिंदु में आप लिखोगे कुछ पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के नाम महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, नंदी वर्मा, इनमें प्रथम और द्वितीय लगाते जाना। समझ के बात। फिर अपन बात करें महेंद्र वर्मा जो प्रथम था, पहला जो शासक था महेंद्र वर्मा प्रथम, इसने एक नाटक लिखा था। उस नाटक का क्या नाम था? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मा प्रथम ने इस नाटक की रचना की थी। देखो इस नाटक के ये तर्क वितर्क से संबंधित नाटक था। किसी ने कोई मत दिया, उस मत का खंडन करना क्या कहलाता है? मत विलास प्रहसन। जैसे एक कोई मत है, भारत की राजधानी दिल्ली होनी चाहिए क्योंकि ये राजधानी रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, ये किसी का मत है। अब इस मत का अपन खंडन कैसे करेंगे? नहीं भाई देखो राजधानी तो होनी चाहिए, कोई भी देश है उसके एकदम मध्य में राजधानी अगर होगी तभी पूरे देश की शासन व्यवस्था सही तरीके से संचालित हो पाएगी। कर दिया ना इस मत का खंडन। अब किसी ने मत दिया कि हाँ भाई भारत की राजधानी भारत के एकदम मध्य में, लगभग मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत की राजधानी होनी चाहिए। अब इस मत का खंडन करने वालों ने कह दिया कि नहीं भी भारत की राजधानी तो दिल्ली में होनी चाहिए, उत्तरी भारत में होनी चाहिए, क्योंकि भारत अगर भौगोलिक दृष्टि से कहीं से सुरक्षित है तो उत्तर से इधर पाकिस्तान से, इधर है चीन से। तो कोई मत देना, उसके बाद उस मत का खंडन करना, इससे संबंधित ये नाटक था। उस नाटक का क्या नाम था? मत विलास प्रहसन। और ये नाटक किसने लिखा था? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। अगला तुम्हें ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मा प्रथम का एक विशेष योगदान रहा था। नरसिंह वर्मा प्रथम ने एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम है महाबलीपुरम। कौन सा नगर बसाया था? महाबलीपुरम नगर बसाया तथा यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ये तुम्हें ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मा प्रथम ने नगर कौन सा बसाया? महाबलीपुरम। और यहाँ कितने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। देखो ये जो महाबलीपुरम है ना, ये पड़ता है वर्तमान में तमिलनाडु में, जो चेन्नई जो शहर स्थित है, चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर दूर अपन समुद्र की तरफ चलते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के लगभग किनारे पर स्थित है कौन सा शहर है? महाबलीपुरम। दक्षिणी भारत वैसे भी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और दक्षिणी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर कौन से है? ये रथ मंदिर दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देखो इन रथ मंदिरों की खास बात क्या है? ये एक पहाड़ी थी महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम नगर भी किसने बसा दिया? नरसिंह वर्मा प्रथम ने। अब पहाड़ी के ऊपर वैसे किसी पत्थरों से मंदिर नहीं बनाकर, इन मंदिरों की क्या विशेषता है? इसमें पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से काटा गया कि अपने आप ही किनका निर्माण हो गया? मंदिरों का निर्माण हो गया। मतलब केवल पहाड़ी में कटाई की गई थी, कटाई करने से ही किसका निर्माण हो गया? रथ मंदिरों का निर्माण हो गया। ये 5 रथ मंदिर किनको दर्शाते हैं? 5 पांडव। किनके मंदिर बने हुए हैं? 5 पांडवों के मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? 5 रथ मंदिर कहा जाता है। अब देखो पल्लव वंश का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो पल्लव वंश का पहला शासक था कांची का विष्णुगुप्त। पहला पॉइंट तो लिखोगे। दूसरा, पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे, ये लिख के इन शासकों के नाम लिख देना। तीसरा, महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। चौथा पॉइंट है, नरसिंह वर्मा प्रथम ने महाबलीपुरम शहर बसाया तथा यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी के साथ अपना कौन सा वंश कंप्लीट है? पल्लव वंश। देखो इसके बाद क्या होता है,
भारत में कुछ विदेशी जातियों के आक्रमण होते हैं। शक, हूण, कुषाण, सीथियन, ये कुछ विदेशी जातियां थी जिन्होंने किस पर आक्रमण किया? भारत पे आक्रमण किया। उनमें से कुषाण वंश भी एक विदेशी जाति थी जिसने भारत पे आक्रमण किया। जैसे विदेशी जातियों में दोबारा बोल रहा हूं, कुषाण, हूण, शक, सीथियन, ये प्रमुख विदेशी जातियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन विदेशी जातियों में से एक कुषाण वंश का प्रमुख शासक रहा है जिसकी अपने को चर्चा करनी है। कुषाण वंश के उस शासक का नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। तो अपने पहले लेसन का जो लास्ट बिंदु है जिस पे अपन चर्चा करेंगे वो कौन होगा? कनिष्क। अपने कनिष्क का भी 4 नंबर का प्रश्न बनता है, कनिष्क के योगदान का उल्लेख करो। या फिर कनिष्क पर टिप्पणी लिखो। कनिष्क के बारे में जो कुछ अपने को योगदान या इसके बारे में टिप्पणी लिखनी हो। सबसे पहला बिंदु तो अपने को ये ध्यान रखना है, कनिष्क जो था वो कौन से वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। तो पहला बिंदु तो ये लिखोगे आप लोग, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई थी। तो कनिष्क के साम्राज्य की राजधानियां कितनी थी? 2 राजधानियां थी। पहली जो राजधानी थी वो तो कहां थी? पेशावर में। और दूसरी राजधानी थी वो कहां थी? मथुरा। पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। इसके बाद में कनिष्क ने कश्मीर को विजय किया। कश्मीर को विजय करके कनिष्क ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसके बाद कश्मीर में ही एक नगर बसाया। उस नगर का नाम है कनिष्कपुर। खुद अपने नाम पे ही उस नगर का क्या नाम रखा? कनिष्कपुर। तो तीसरा बिंदु, कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहां कनिष्कपुर शहर की स्थापना की। चौथा बिंदु आप इसमें याद रखोगे, कनिष्क के समय कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम है कुंडल वन। जगह का क्या नाम है? कुंडल वन। यहां चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और बौद्ध धर्म के विकास के लिए भारत के इतिहास में कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। उनमें जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ध्यान रख लोगे। अगली बात इसमें अपने को याद रखनी है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत चलाया। उस संवत को शक संवत कहते हैं। 78 ईस्वी में कनिष्क ने क्या चलाया? एक संवत चलाया। उस संवत को किस नाम से जानते हैं? अपन शक संवत के नाम से जानते हैं। जैसे अपन ने चर्चा की थी, आपको पता हो, मौर्य काल। मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अपन ने पढ़ा था गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक देखा था श्रीगुप्त और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक देखा था अपन ने कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। आए कुछ याद? तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में एक संवत चलाया था। उस संवत को कहा गया था कौन सा? गुप्त संवत। तो गुप्त संवत तो चलाया था गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में। और शक संवत चलाया था किसने? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में। देखो ये संवत क्या होता है? ये जो अपने ईस्वी सन आती है, क्यों? 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, ये ईस्वी सन तो प्रारंभ हुई कैसे? ईसा मसीह के जन्म के समय से ये प्रारंभ मानी जाती है। तो जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो मानी जाती है 1 ईस्वी, फिर 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, करते करते वर्तमान में चल रही है 2020 ईस्वी। समझ रहे हो बात? अब जब ईस्वी सन चल रही थी कौन सी? 78 ईस्वी। ये भी एक ईस्वी भी क्या? एक संवत है। 78 ईस्वी चली, तब चला दिया शक संवत।
तो जब 78 ईस्वी चल रही थी तब संवत आया एक शक संवत, पहला शक संवत। 79 ईस्वी में दूसरा शक संवत, 80 ईस्वी में तीसरा शक संवत। तो वर्तमान में कौन सा शक संवत है? तो 2020 में अपने को क्या जोड़ना है? 78 जोड़ना है। जो कुछ है वो वर्तमान में क्या हो जाएगा? शक संवत हो जाएगा। समझ गए बात? लास्ट बिंदु की अपन चर्चा करें मथुरा। मथुरा के बारे में अपन ने बताया था कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पहली पेशावर में और दूसरी मथुरा में। मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है और उस मूर्ति की क्या विशेषता है? उस मूर्ति में कनिष्क ने घुटनों तक तो पहन रखा है क्या? चोगा, और पैरों में पहन रखे हैं भारी बूट। बूट कहते हैं अपन जूतों को, लेकिन अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है? बूट ही लिखा हुआ है। तो मथुरा में कनिष्क की एक विशाल मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क ने घुटनों तक चोगा पहने हुए तथा पैरों में भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। चोगा क्या होता है? जैसे अपन चौड़ा पजामा पहनते हैं तो जो चौड़ा होता है ना वो लगभग घुटनों तक आता है। चौड़ा एकदम सीधा होता है, जैसे ये किसी आदमी का धड़ हो गया, लास्ट में आके ऐसा जो वस्त्र आता है ना घुटनों तक का, उस घुटनों तक के वस्त्र को क्या कहते हैं अपन? चोगा कहते हैं। और ये फिर पैरों में भारी भरकम क्या पहन लिए? इसने बूट पहन लिए। समझ गए बात? तो ये अपने को योगदान करना है किसका? कनिष्क का। तो कनिष्क के योगदान में आप लिखोगे पहला बिंदु तो ये है कुषाण वंश का शासक था, दूसरा इसकी 2 राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा, तीसरा कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर यहाँ कनिष्कपुर नगर बसाया, चौथा कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, पांचवा 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। लास्ट बिंदु मथुरा से कनिष्क की एक विशाल मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को घुटनों तक चोगा तथा पैरों में भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट, सामाजिक विज्ञान का जो पहला लेसन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पहले लेसन की ही चर्चा करेंगे, लेकिन किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में एक बार अपन चर्चा करेंगे, इससे जस्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।